नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में बीजेपी नेता कृष्णलाल पवार के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की खाली हुई सीट पर बीजेपी ने रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। रेखा शर्मा ने सीट के लिए मंगलवार को आखिरी दिन नामांकन भर दिया। वहीं कांग्रेस की ओर से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। सवाल यह कि आखिर कांग्रेस ने बिना लड़े ही हार क्यों मान ली? क्या विधानसभा चुनाव में हार के सदमे से कांग्रेस उबर नहीं पाई? बताया यह भी जा रहा है कि अभी तक विधानसभा चुनाव में हार पर कांग्रेस नेता मंथन कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने आखिर क्यों हथियार डाल दिए। तो हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनावी प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन इस बीच तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए रेखा शर्मा के नाम पर मोहर लगी है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने पैरवी भी की, बहुत पैरवी की। तमाम बड़े नाम, संजय भाटिया, बनवारी लाल, तमाम बड़े नाम थे। सुनीता दुग्गल का नाम भी था इस रेस में, लेकिन सबको साइड में कर दिया आलाकमान ने और रेखा शर्मा को कहीं ना कहीं उनके नाम पर मोहर लगाई। ये तमाम सवाल है कि आखिर बड़े नामों को पीछे क्यों किया गया और रेखा शर्मा पर मोहर क्यों लगाई गई। अब नामांकन दाखिल हुआ है, तस्वीर साफ है, लेकिन कांग्रेस ने, सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस ने हथियार डाल दिए इस चुनाव में बिना लड़े ही। आखिर क्या वजह रही है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। मिसाल के लिए एक देसी कहावत है, एक ही मस्त बाकी पस्त। प्रदेश में हो रहे राज्यसभा की एक खाली सीट के चुनाव के लिए आखिरी दिन बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वैसे रेखा शर्मा के अचानक उम्मीदवार बनकर सामने आने से कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी अचंभे में हैं। कांग्रेस तो उपचुनाव में राज्यसभा की सीट को लेकर शुरू से ही निराश थी, पर 37 विधायक होने के बावजूद उसने कोशिश तक नहीं की। सियासी भाषा में कहे तो ये एक तरह से सरेंडर है। तो क्या विधानसभा चुनाव में हार और अब पार्टी में उथल पुथल से पार्टी इतनी घिर गई कि अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी के लिए रास्ता पूरा ही खुला छोड़ दिया? लगता है बीजेपी उम्मीदवार रेखा शर्मा का अब निर्विरोध चुना जाना तय है। गौरतलब है कि सुभाष चंद्रा और अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के राज्यसभा चुनाव के लिए बड़े चौधरी ने अपनी सियासी समझ और चतुराई से अपना लोहा मनवा लिया था, पर अब तो मानो जरा सी कोशिश भी नहीं हुई। क्या वो पार्टी और सुनने देखने वाले को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके जैसा कोई नहीं उनके पास? और हाँ, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने फिर बयान दिया है, जैसा पहले कहा था, जिसका नाम मीडिया में चला वो कटा समझो। ये बातें अब बार बार पता नहीं क्यों मीडिया, आप लोगों की क्या आदत बन गई ऐसी बातों को छेड़ने की, कूदने की। और सबको पता है कि नॉमिनेशन हो चुका है, फिर भी पर्सन ने, और पहले भी पर्सन किया था, और जब मैंने जवाब भी दिया था कि जिसका नाम चलता है, ये भारतीय जनता पार्टी है, जिसका नाम मीडिया में चलता है उसका नाम कटता है। गौरतलब है कि मोहनलाल बड़ोली का नाम पार्टी की तरफ से सबसे आगे चल रहा था। कुलदीप बिश्नोई को तो एक बार फिर जोर का झटका धीरे से लगा है। सुनीता दुग्गल भी रह गईं और होल्ड पर चल रहे संजय भाटिया भी देखते रह गए। सियासत की गोटियां कैसे चले ये तो सियासी सूरमा ही जानते हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो बीजेपी के तमाम दिग्गजों के नाम चल रहे थे। सबसे पहले अहम सवाल यही है कि कांग्रेस ने हथियार डाले। दूसरा अहम सवाल यही है कि जो दिग्गजों के नाम चल रहे थे उन सबको साइडलाइन करते हुए रेखा शर्मा पर मोहर लगाई है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्या वजह मानी जाए कि तमाम बड़े दिग्गज, कुलदीप बिश्नोई, संजय भाटिया, मोहनलाल बड़ौली, प्रदेश अध्यक्ष सुनीता दुग्गल, बनवारी लाल, तमाम नाम चर्चा में थे, उसके बाद रेखा शर्मा पर भरोसा जताया जाना, क्या वजह? देखिए सौरभ, करीब आधा दर्जन से भी ज्यादा मैं मानता हूँ। कुछ और नाम थे, सुधा यादव भी थी, कुछ और भी नाम थे। लास्ट में बनवारी लाल का नाम चला, कुछ दिन अचानक आया और उनकी पैरवी भी करने वाले लोगों के नाम आए कि उनके पीछे कितनी बड़ी ताकत थी। लेकिन
जो फैसला हुआ है सबको अचंभे में डालने वाला है। दरअसल ये फैसला मोदी जी के स्तर पर हुआ है और मोदी जी हमेशा हैरान कर देने वाले फैसले लेते हैं। कभी जैसे मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाया था तो लोग कहते थे मनोहर लाल मुख्यमंत्री बन सकते हैं, 10 साल तक रहे और अब फिर केंद्र में मंत्री हैं, उस जैसा ही उससे भी बड़ा ओहदा केंद्र में, तो मतलब एक 2 ताकतवर मंत्रालयों के मंत्री हैं, कैबिनेट रैंक है उनका। तो ये फैसला जो हुआ है, देखिए इससे बीजेपी को तो अचंभा हुआ ही है, कांग्रेस को भी अचंभा है। देखिए कांग्रेस गेम में कहीं नहीं थी, कांग्रेस तो रुचि नहीं दिखा रही थी। उसकी वजह ये भी हो सकती है, भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, क्योंकि आज भले ही वो नेता विपक्ष नहीं है लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता तो हैं। आज भी 37 में से 32 विधायक जिसके साथ है उसका नाम भूपेंद्र हुड्डा है। ये उनके समर्थक खुलकर कहते हैं कि 37 में से 32 विधायक चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के साथ आज भी हैं, भले ही वो आजकल संकट काल से गुजर रहे हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा लगातार ये कह रहे थे हमारे पास संख्या बल नहीं है। एक बात तो ये हो सकती है, कांग्रेस के पास 37 है तो बीजेपी 48 सीटें लेकर दोबारा बहुमत लिया है और तीसरी बार सरकार बनाई है। इनके अलावा जो 3 निर्दलीय हैं वो भी मेरे को लगता है सरकार के साथ ही जाते हैं और 2 इनेलो के हैं। तो जोर आजमाइश होती भी सही, थोड़ा भूपेंद्र हुड्डा को ये भी था कि जिस तरीके से कांग्रेस हारी है, उनकी सारी प्लानिंग चौपट हो गई, उन पर हमले हो रहे हैं, उनको घेरा गया है। 2-3 कारण हो सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा को एक तो ये लगा था कि अभी विधानसभा चुनाव हारे हैं, फिर अगर हम कोशिश करें पर हार जाए तो फिर एक और सदमा, एक और हार हमारे हिस्से में आ जाएगी, निराशा और बढ़ सकती है। तो उन्होंने दूरी बनाई रखी और शायद वो ये मैसेज देना चाहते हैं पार्टी को कि भूपेंद्र हुड्डा जो काम करते रहे चतुराई से, सियासत के बड़े सूरमा हैं, बड़े चाणक्य टाइप की राजनीति करते हैं, लेकिन हालात उनके माकूल नहीं थे। अगर उनको पार्टी आगे करती भी सही, क्योंकि ज्यादातर विधायक उनके साथ है, लेकिन मेरे को पता है बात बनने वाली नहीं थी। तो उन्होंने यही समझा हारने की बजाय हारने वाली बाजी क्यों खेले, तो मैदान से ही हट गए। हम तो लड़े ही नहीं, तो हारने का मतलब नहीं कि हम तो लड़े ही नहीं, जीत हार का तो बाद में पता लगता है। एक तो ये वजह, दूसरा वो पार्टी को भी संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस के पास कोई इस तरह का नेता नहीं है जो इस तरह के मौकों पर जो प्रमाणिक स्थितियां होती है कि अपने आप को साबित कर सके। दूसरा, कांग्रेस अंदरूनी झगड़ों में उलझी हुई है, लगातार भूपेंद्र हुड्डा निशाने पर है, उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जा रहा, विरोधी उन पर हमला कर रहे हैं। और जिस तरीके से कल से हमने देखा, प्रदेश प्रभारी उदय भान और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। वो अपनी मुसीबतों से, अपने संकटों को संभालने में लगे हुए हैं। तो इधर एक हार जाते तो क्या फायदा था। तो कुल मिला के एक रेखा शर्मा का इस तरीके से नामांकन भरना आखिरी, हालांकि उनका नाम कल चर्चा में आया है और क्योंकि उनके मुकाबले कोई है नहीं, कांग्रेस कर सकती थी मुकाबला, लेकिन कांग्रेस ने हिम्मत ही नहीं की, आगे नहीं बढ़ी, निराशा की स्थिति है। तो इनका निर्विरोध चुना जाना तय है। और रेखा शर्मा, वैसे अभी आपको बता दूं, किरण चौधरी के बाद ये दूसरी महिला होंगी बीजेपी की जो राज्यसभा में जा रही है। 4 तो पहले थे, अब 5वीं सीट खाली थी, ये भी एक महिला से भरी जाएगी। ठीक है महेश, जो जुगत चल रही है सीट के लिए, हमने देखा तमाम बड़े नामों पर चर्चा रही। प्रधानमंत्री खुद पानीपत पहुंचे, बीमा सखी योजना की शुरुआत की, महिलाओं के उत्थान की बात की, और जिस तरह की देवेंद्र ने भी जिक्र किया, हमने भी देखा, आपने भी देखा, हरियाणा की सियासत में किरण चौधरी और अब फिर रेखा शर्मा। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास करे, एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। पहला सवाल यही। दूसरा सवाल ये कि तमाम बड़े नामों के कटने के पीछे की वजह क्या मानी जाए, क्योंकि बडौली खुद फिर से वो बात दोहरा रहे हैं कि जिनका नाम चला उनका नाम कटा, ये बीजेपी है। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस का जिक्र मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। हार का बोझ बहुत भारी होता है लोकसभा। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस का जिक्र मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। हार का बोझ बहुत भारी होता है लोकसभा चुनाव में, उतना ही भारी उसी उत्साह ने उन्हें बर्बाद कर दिया। अब उस तरह का उत्साह अगर कांग्रेस पार्टी के नेता कायम करने की कोशिश भी करें तो वो संभव नहीं है। फिलहाल अंदरूनी हालात कांग्रेस पार्टी के काफी ज्यादा खराब इस वक्त बने हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले कई बार इसी कार्यक्रम के जरिए दर्शकों तक बात रखी है कि अभी तो विस्फोट होना है। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात इस तरीके के बने हुए हैं कि अभी तो वो विस्फोट होना बाकी है, सिर्फ उसे टाला जा रहा है। और जहां तक महिला को राज्यसभा तक भेजने की बात है तो देखिए, आप पूरी रणनीति को उठाकर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से 2029 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुकी है, किस तरीके से हरियाणा में आने वाली लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही आगामी जो तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से बीमा सखी योजना पानीपत की धरती पर आगे बढ़ाने का काम, महिलाओं को हरियाणा भर से इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी, और कह सकते हैं हालांकि देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आप एकजुट रहोगे तो सुरक्षित रहोगे,
तो ये समझा जा सकता है कि कल भी इसी पर बात चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की बात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। तो महिलाओं को एक अलग वोट बैंक के रूप में, एक आरक्षित वोट बैंक के रूप में भारतीय जनता पार्टी डेवलप करना चाहती है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि अनुसूचित जाति के लोग जो है उनका झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा था। नतीजा ये हुआ कि 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। लोकसभा से विधानसभा चुनाव आते आते यहां पर डीएससी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट एक अलग कैटेगरी के आरक्षण का जिक्र यहां पर सरकार ने शुरू कर दिया और कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति में अब एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि डीएससी के नाम से जाना जाता है भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में तब्दील हो चुका है। इसके अलावा जिक्र विधानसभा चुनाव के अगर पोर्टफोलियो को समझने की कोशिश की जाए तो सैनी वोटर्स, ओबीसी का एक बड़ा वर्ग, वो भी यहां पर गारंटी वाले वोट में तब्दील हो चुका है। नायब सैनिक के सीएम बनने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। ब्राह्मण वोटर ज्यादातर जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल रहा था। पंजाबी वोटर भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल रहा था। इसके अलावा यादव और अहीर वोटर्स बीजेपी के खाते में नजर आ रहे थे। तो कह सकते हैं कि एक बड़े वोट बैंक को डेवलपमेंट उसका लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को भी एक अलग वोट बैंक के रूप में यहां डेवलप करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि यह माना जाता है कि घर का मुखिया जो कि पुरुष होता है वही ये तय करता है कि कौन से राजनीतिक दल के साथ जाना है, वोटें किसे डालनी है। लेकिन यहां एक पैटर्न को चेंज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर लक्ष्य यहां पर तय किया जा रहा है कि महिलाओं को भी सीधे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ लिया जाए, जिससे जो घर का मुखिया है वो ये तय नहीं करेगा कि वोटें किसे देनी है। महिलाएं अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकती हैं। तो एक मुझे अलग वोट बैंक के रूप में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ देखने को मिल रही है। विनीत जी, जो कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस बिना लड़े ही हार मान ली क्या? कांग्रेस ने कोशिश जरा सी भी नहीं की, क्या वजह मानते हैं? कांग्रेस का कोई प्रयास करने का कोई अर्थ ही नहीं था जी भाई। जब कांग्रेस के 37 विधायक हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, समर्थन जुटाना कहां से जुटाएगी समर्थन? तो कांग्रेस का कोई असर नजर नहीं आ रहा था। और देखिए, कांग्रेस का अपने विधायकों को एकजुट रखना ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर मान लीजिए कांग्रेस अपना प्रत्याशी खड़ा कर देती और 37 के 37 वोट नहीं मिलते, उसमें भी सेम लग जाती, तो कांग्रेस का क्या घातक परिणाम होते। तो मतलब कांग्रेस ने तो जीतना नहीं था और 37 विधायकों को एकजुट रखी थी। अगर हम इसको कहें आत्मसमर्पण भी कह सकते हैं, कुछ भी कहें, लेकिन फैसला बुद्धिमत्तापूर्ण है। और देखिए, जो रेखा शर्मा का जो चयन हुआ है ये केंद्र से हुआ है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की भूमिका नहीं है, केंद्र ने फैसला किया है और केंद्र के संकेत पर का ये चयन हुआ है। और ये हरियाणा से जाने वाली अब राज्यसभा के सदस्य निर्विरोध चुनी जाएंगी, तो ये 6ठी महिला होंगी। भारतीय जनता पार्टी से 3री महिला होंगी। भारतीय जनता पार्टी से पहले सुषमा स्वराज राज्यसभा में जा चुकी हैं और इससे पहले किरण चौधरी गई हैं, अभी रेखा शर्मा होगी और कुल 6 हैं। 6 के अंदर से विद्या बेनीवाल भी है, पहले राज्यसभा में पूरा 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। ओम प्रकाश महाजन जो पहले भारतीय जनसंघ में थे, उनकी पत्नी सुमित्रा महाजन, उन्होंने भी राज्यसभा में गई थी। और कुमारी शैलजा ने भी 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। हालांकि जो 3 हैं उन्होंने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। सुषमा स्वराज ने पूरा किया है, विद्या बेनीवाल ने पूरा किया और कुमारी शैलजा ने। इसके अलावा किसी ने भी 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया और रेखा शर्मा का भी कार्यकाल जो है 3.5 वर्ष का होगा। बिल्कुल देवेंद्र, सबसे बड़ा झटका इसमें कहीं ना कहीं बड़ी पैरवी देखने को मिल रही थी कुलदीप बिश्नोई की। राज्यसभा सीट को लेकर लगातार वो पैरवी करते नजर आ रहे थे और जब रेखा शर्मा का नाम सामने आया, बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया, तो एक बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जाए कुलदीप बिश्नोई या और भी नाम हैं, संजय भाटिया हैं, बडौली हैं, सुनीता दुग्गल हैं, बनवारी लाल हैं, तमाम बड़े नाम हैं। क्या उनके संयम का इम्तिहान ले रही है बीजेपी या फिर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में वेट एंड वॉच की पॉलिसी भी पार्टी देखती है, शीर्ष नेतृत्व देखता है कि संयम है तो आगे मौका मिलेगा? देखिए सौरभ, दरअसल वो थी कि एक ही सीट थी, अब किसको दें? चाहने वाले आधे दर्जन से ज्यादा थे, लेकिन जो फैसला होना था, जो पार्टी को ठीक लगा, ये मिनिस्टर लेवल पर ये फैसला हुआ है और जो और बड़े नेता हैं उनकी भी सहमति होगी। लेकिन प्रधानमंत्री अगर किसी की चॉइस हो तो प्रधानमंत्री की बात से आगे कोई हो नहीं सकता। और दूसरी कुलदीप बिश्नोई की जहां तक बात है, कुलदीप बिश्नोई के लिए मेरे को लगता है निराशाजनक नहीं, घोर निराशाजनक स्थिति है। बेटा उनका हार गया, जब थोड़े टाइम पहले उन्होंने अपनी सीट खाली करके बेटे को उपचुनाव में
उतारा था, वो जीत गया। उसको जब उपचुनाव में, मेरे को याद है, मैं भी बड़ौदा में था बहुत दिन, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा जी आप जितवा दो, ये होनहार लड़का है, इसकी झंडी कार पे मैं लगा दूंगा। मैं भी मौजूद था, तो ये कहा गया था कि आप जितवाओ, मंत्री बना देंगे। मंत्री तो नहीं बने, लेकिन दोबारा जब टिकट दी गई और लेकिन चुनाव हार गए। बहुत प्रतिभाशाली लड़का है भव्य बिश्नोई, मैंने उसके बारे में सुना है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का टॉपर है, इंटेलिजेंट है, अच्छा बोलता है, पर्सनालिटी अच्छी है, लेकिन चुनाव हार गए। हालांकि कम वोटर से हारे, वो हार गए। कुलदीप बिश्नोई लगातार कोशिश कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं मुख्य धारा में आने के लिए, वो नहीं आ पा रहे। जरूर इनका ये है कि कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई जो कांग्रेस में चंद्रमोहन बिश्नोई, ऐसा लगा था कि वो चुनाव लड़ रहे थे कि शायद कांग्रेस की सरकार आती तो उनका, क्योंकि पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं हुड्डा के टाइम, अगर कांग्रेस की सरकार आती तो चंद्रमोहन बिश्नोई का मंत्री शायद उप मुख्यमंत्री बनना भी तय था, और शायद इससे भी आगे बढ़ जाता है, वो बात की बातें हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार भी नहीं आई, क्योंकि इनके परी चौधरी भजनलाल का बड़ा बेटा है चंद्रमोहन बिश्नोई, कुलदीप के भाई हैं, वो चुनाव जीते तो महज एक विधायक ही रह गए। तो मतलब परिवार के लिए, परिवार की जो ताकत थी, जो एक पहचान थी, जो दबदबा था, वो अब उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। और अब 5 साल तक कहीं चुनाव नहीं। आप देखिए 6-8 महीने हो गए, मई में चुनाव हुए थे, मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लोकसभा के चुनाव अभी कहीं दूर नजदीक नजर नहीं आ रहे, विधानसभा के चुनाव अभी हुए हैं, अब सिर्फ नगर निगम के चुनाव होने हैं। तो लेकिन इनका विधानसभा और लोकसभा में जो दावेदारी थी या एक लालसा थी कि चलो लोकसभा, अगर कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा की टिकट मिलती, शायद जीतते हारते वो बात की बात है, लेकिन एक लड़ने वाली स्थिति में होते, मतलब मान सम्मान लगता है कि पार्टी ने अहमियत दी है। लोकसभा की टिकट नहीं मिली, फिर बेटे को टिकट मिली, वो हार गए, फिर राज्यसभा पे नजरें गड़ाए हुए थे, वो काम भी नहीं हुआ। तो कुलदीप बिश्नोई चूंकि बड़ा परिवार है, चौधरी भजनलाल पौने 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे। सेंटर में जब बंसीलाल के साथ भजनलाल का आपस में थोड़ा सा जैसे आजकल कांग्रेस में हो रहा है, तब भी तो था। तो चौधरी भजनलाल को फरीदाबाद से लड़वाया गया, कृषि मंत्री बने केंद्र में। तो बहुत सारी मतलब एक बड़ा परिवार है, पौने 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे। मेरे को लगता है सर्वाधिक टाइम तक कोई मुख्यमंत्री थे, 4 या 5 बार मुख्यमंत्री वो रहे हैं। एक बड़ा परिवार जो टिकटे बांटा करता था। 57 साल तक आदमपुर में जिनका राज रहा, कभी चुनाव नहीं हारा। चौधरी भजनलाल भी कहते थे, करनाल से जब हारे थे, उनका कहना था कि मैं राजनीति का पीएचडी हूं, बड़ी चीजें सुर्खियां बनती थी अखबार में। चौधरी भजनलाल भी हारे। उसके बाद 2005 के विधानसभा चुनाव हुए तो भजनलाल के नाम पे सीटें आई थी 67, लेकिन हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद निराशा की स्थिति में नई पार्टी बनाई कुलदीप बिश्नोई ने। कुलदीप बिश्नोई की जिद थी कि कांग्रेस ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। नई पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस 2007 में बनी थी, आखिर 2016 में उसका विलय कांग्रेस में कर दिया। और कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई रहे, उनको ये कहा जा रहा था कि सीएम कैंडिडेट है। हालात के चलते कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में आए। अब बीजेपी में आए हैं तो इस तरीके से झटके पे झटके लग रहे हैं उनको। तो और भी बाकी लोग, संजय भाटिया है जिन्होंने मनोहर लाल को अपनी सीट दी, और इसके अलावा मोहनलाल बड़ोली का नाम सबसे आगे था, बताऊं, जो प्रदेश अध्यक्ष है। लोकसभा चुनाव हारे सोनीपत से, तो मुख्य धारा में रहते। चलो राज्यसभा की 3.5 साल 4 साल है, उनका एक रुतबा बना रहता, पार्टी के बड़े नेता होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मंच पे जगह मिलती। अब वो भी प्रदेश अध्यक्ष तो है ही, तो बाकी भी लोग हैं जो मतलब एक अचंभित कर देने वाला, हैरान कर देने वाला फैसला है जो सबके सामने आया। और आज नामांकन के साथ ही ये भी तय है कि रेखा शर्मा राज्यसभा में जा रही है बीजेपी की तरफ से, निर्विरोध। बिल्कुल महेश, जो कांग्रेस की स्थिति है, मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या कहा जा सकता है कांग्रेस की राजनीति को लेकर हरियाणा प्रदेश में, और क्या कुछ आने वाले समय में कुछ बेहतर हो पाएगा? क्योंकि बेहतर की तलाश में तमाम कांग्रेस नेता हैं। फिलहाल हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। कांग्रेस की हार की समीक्षा बैठक भी हुई, कारणों को भी तलाशा गया, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेता नजर आया। दीपक बावरिया ने खुद कहा मैं ले रहा हूं, उसके बाद इस्तीफा दे दिया। ये स्थिति जो बनी हुई है कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक है। देखिए, कांग्रेस बेहतरी की तरफ तो तब जाएगी जब वो हार के असल कारणों तक पहुंच पाएगी। और कांग्रेस पार्टी के लोग अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जनता ने उन्हें नकारने का काम किया है। वो अब भी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दीपक बाबरिया ने ये जरूर कहा कि 10 से 15 टिकटों का गलत चयन हुआ, लेकिन 10 से 15 टिकटों का गलत चयन हुआ तो भी जितनी हवा कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नजर आ रही थी, उसके अनुरूप परिणाम कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है वो हासिल नहीं कर पाए, कांग्रेस पार्टी हासिल नहीं कर पाई। जैसा कि लगातार
आए दिन कार्यक्रम में जिक्र होता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर के जो हालात है वो अब भी चिंताजनक बने हुए हैं, विस्फोटक बने हुए हैं। अंदर का विस्फोट होना ही है, उसमें कितना समय लगता है ये अलग बात है, वो 1 महीने में होगा या 1 साल में होगा, लेकिन वो होना जरूर है। दरअसल प्रदेशाध्यक्ष को लेकर भी जो जिक्र यहाँ पर चल रहा है कि उदय भान अब हमले पर हमले बोल रहे हैं, तो क्या शैलजा ग्रुप ये चाहता है कि उदय भान को हटा दिया जाए, उनमें से किसी को बना दिया जाए, या फिर कुमारी शैलजा को ही प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी जाए? तो जवाब यह है कि नहीं, वो नहीं चाहते हैं, वो प्रदेशाध्यक्ष बनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। वजह यह है कि कार्यकाल जो है खत्म हो जाएगा अगले विधानसभा चुनाव से पहले, और ऐसे में अगर जो है कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी कुमारी शैलजा को दे भी दी जाए तो उन्हें अगले चुनाव से पहले जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो इसका कोई फायदा ना तो कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, ना ही कुमारी शैलजा को मिल सकता है। तो ऐसे में वो जिम्मेदारी तो जरूर देना चाहते हैं उदय भान को, लेकिन बदलवाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। उसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, इसको लेकर यकीनन जो हुड्डा के विरोधी हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, वो चाहेंगे कि हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया था, 72 टिकटें बांटने के लिए दी गई थी, हुड्डा ने अपनी मन मर्जी चलाई और बावजूद इसके पार्टी को इस तरह की हार अगर झेलनी पड़ी तो उसके लिए जिम्मेदार भी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ठहराया जाए, ये शैलजा समर्थक कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी मजबूरी है कि हुड्डा जैसा मजबूत कोई दूसरा विकल्प उन्हें नहीं मिल पा रहा है। हुड्डा का जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भीतर वर्चस्व बना हुआ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, वो वर्चस्व तोड़ पाने में कोई भी सक्षम नहीं है। अब हुड्डा से गुस्सा तो हो सकते हैं लेकिन उन्हें बदल नहीं सकते, क्योंकि इतनी ताकत भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने अंदर इकट्ठा कर चुके हैं, चाहे वो जाट वोट बैंक के रूप में कहें या फिर चूंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं तो काफी एक इन्फ्लुएंशियल लीडर के रूप में उन्हें कांग्रेस पार्टी के भीतर देखा जाता है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भले ही हार की जिम्मेदारी उनके सर पर डाल दी जाए, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि आगे का जो रास्ता है कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और ना ही कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसमें से कोई रास्ता ढूंढ पा रहा है। हुड्डा हार के लिए जिम्मेदार भी हों तो उन्हें बदला कैसे जाए, उन्हें कैसे कह दिया जाए कि आप एक किनारे बैठ जाइए, जब 37 में से 32 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधे के पीछे खड़े हों, आधे इस तरफ और आधे इस तरफ, हर बार तस्वीर खिंचवाने के लिए तैयार खड़े हों। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता ये रिस्क कैसे लें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नाराज कर दें, उन्हें किनारे पर बैठा दें, उन्हें कह दें कि आपको अब आगे की कुर्सी नहीं दी जा सकती। ये कांग्रेस पार्टी के लिए संभव नहीं है, विकल्प कोई है नहीं, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अब आगे का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से महेश ने जिक्र किया कि बीजेपी अभी से आगामी विधानसभा चुनाव यानी 5 साल पहले से ही बीजेपी के बारे में कहा भी जाता है कि पहले से तैयारी करती है पार्टी, तमाम छोटा कार्यकर्ता जमीन पर जुड़ता है, लोगों से कनेक्ट होता है। अब ऐसे में कांग्रेस क्या हार का मंथन कर रही है अब तक? क्या कोई विकल्प पार्टी के लिए बचा है कांग्रेस के लिए? जो खींचतान नूरा कुश्ती देखने को मिल रही है पार्टी के अंदर, क्या वो थमती नजर आएगी? अभी तो हथियार डाले हैं कि आने वाले समय में भी और ज्यादा विषम परिस्थिति न हो जाए, जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया कि विस्फोट की स्थिति किसी भी समय हो सकती है। देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है वो और ज्यादा दयनीय होगी। जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता भी है उसमें कोई उत्साह नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है तो कार्यकर्ता उसे पर्व के रूप में ले रहा है, लेकिन कांग्रेस में जो सदस्यता अभियान शुरू होगा, जो कांग्रेस की गतिविधियां हैं, उसमें आम कार्यकर्ताओं की रुचि नहीं है। मतलब कांग्रेस में जो उत्साह का माहौल होना चाहिए वो दिखाई दे ही नहीं रहा, और ना ही ऐसे कोई आसार नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो गतिविधियां हैं उसका अपना एक आकर्षण है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव के समय निकलता है, उसके बाद कहीं दिखाई नहीं देता, किसी गतिविधि में दिखाई नहीं देता। तो कांग्रेस के नेता जो है अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित नहीं कर पा रहे। तो इसलिए जो कांग्रेस का संगठन है, अगर संगठन भी बन जाएगा तो उसका क्या होगा? जब आप अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित नहीं कर पाएंगे, जब कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो है कांग्रेस के संगठन बनने के बाद भी स्थिति में कोई विशेष सुधार आने वाला नहीं है। और कांग्रेस में गुटबाजी तो बढ़ेगी, गुटबाजी तो ऐसे रहने वाली है। कांग्रेस का कोई आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है, कांग्रेस का कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं है। तो कांग्रेस की जो गतिविधियां वो शून्य है, और कांग्रेस के नेता सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहते हैं, फील्ड में होकर काम नहीं करते। तो कार्यकर्ता तो है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहता है, जबकि कांग्रेस में इस चीज का अभाव दिखाई देता है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी से रेखा शर्मा ने पर्चा दाखिल कर दिया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम बड़े नामों को कहीं ना कहीं शामिल किया गया था, उन नामों को दरकिनार करते हुए रेखा शर्मा ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।